अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर साहब आज स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह तशरीफ़ रखते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ओवर। और आज हमारे साथ डॉक्टर सादिया अकरम भी हैं, आपको भी हम खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर सादिया अकरम ने हमें ज्वाइन किया है आज इस प्रोग्राम में, तो मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा आप डॉक्टर इम्तियाज़ से सवालात का आगाज़ करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आवाम का भी बहुत ही कॉमन सवाल है, आप एक हम बताएं कि डायबिटीज़ क्या है। ये बड़ा बुनियादी तो सर एक हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, डायबिटीज़ एक आम जुबान में बता दें, फिर उसके बाद आगे सवाल एक वेरी कॉमन डिसऑर्डर, यानी बहुत आम बीमारी, यानी इसको तो मैं कहता हूँ ये नज़ले ज़ुकाम की तरह, यानी इसका अंदाज़ा इसकी ग्रेविटी के साथ सिचुएशन जो उसकी सिचुएशन है इसकी ये है कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले 2011 में एक सर्वे हुआ था, पाकिस्तान डायबिटीज़ सर्वे 1, उसके अंदर जो इंसिडेंस था डायबिटीज़ का वो 11% था। रिसेंटली हमें पाकिस्तान डायबिटीज़ सर्वे जो हुआ है 2017 में, यानी आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन उसके 6-7 साल बाद तो अब 26% है। सो यू कैन जी डबल से भी ज़्यादा कि हर चौथे फ़र्द को डायबिटीज़ है। तो क्वेश्चन जो आपका बेसिकली कि डायबिटीज़ है क्या, ये तो हर बंदे को अवामन नास की ज़ुबान पे कोई शुगर होगी, जिसको उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं बेसिकली। और जब ये लफ्ज़ शुगर इस्तेमाल करते लोग समझते हैं शायद शुगर खाने से, चीनी खाने से मुझे शुगर हो जाएगी, तो मैं वो चीनी अवॉइड करूँगा, मिठाई नहीं खाऊँगा तो मैं शुगर से बच जाऊँगा। बेसिकली ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, चावल लिए, रोटी लिए, ये ग्लूकोज़ के अंदर कन्वर्ट होती है। जब ग्लूकोज़ कन्वर्ट होता है हमारा बॉडी सिस्टम इसको ऐसे टैकल करता है, और जो ग्लूकोज़ है ये हमारे मसल्स की ग़िज़ा है, हमारे ऑर्गन्स की ग़िज़ा है, हमारे ब्रेन की ग़िज़ा है। तो उसको उस तक टारगेट तक पहुंचाने में हमें उस सिस्टम की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारा जो लबलबा है वो ख़ास हार्मोन पैदा करता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो वो इंसुलिन के ज़ेरे असर, इंसुलिन की मिसाल आप इसी तरह लें कि जैसे आप गाड़ी के अंदर अपना टैंक फुल करवाते हो और गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया और अब आपने उसका प्लग निकाल दिया और अब आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, धक्के लगा रहे हो, प्लग की तार निकाली हुई है, वो गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि इंजन तक वो सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब आपके जो डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी इंसुलिन या तो कम बन रही होती है या बन रही होती है, पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप प्लग की तार निकाल दी जाती है। तो उस तक, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ग्लूकोज को पट्ठों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि जिस्म के अंदर, खून के अंदर इंसुलिन मौजूद हो। तो जब इंसुलिन नहीं मिलती, पट्ठों को वीकनेस फील करते हैं, यूरिन शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, उसकी ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है, यानी जब बहुत ज़्यादा मीठा ग्लूकोज खून हो जाता है तो अपने साथ पानी को भी खींच लेता है। जब ये ज़्यादा पानी किडनी को जाता है तो किडनी उसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन ज़्यादा आता है और प्यास ज़्यादा लगती है। और ग्लूकोज क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो जिस्म ने तो एनर्जी लेनी है, वो फैट को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देता है, तो वो वेट लॉस भी हो सकता है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और खाली अगर हम कहें जी शुगर की वजह से है, नहीं, इसके साथ बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, वो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि क्या एसोसिएशंस हैं कि आपको ये बाकी खाली अगर हम कहिए सिर्फ ग्लूकोज की हैंडलर है हमारा लबलबा, नहीं, तो मल्टी सिस्टम, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वड है, हाँ, मल्टी फेसेड डिजीज़ है। तो इस कुछ 8 के करीब कल्प्रिट्स बनते हैं जिसको हम ऑमिनस ऑक्टेट कहते हैं। तो वो हम कभी किसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 8 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, डॉक्टर सादिया मुझे ये बताएं, जी सर, जब आप चाइना गई थी जी, तो वहाँ पे भी डायबिटीज़ की यही एक्सप्लेनेशन थी या वहाँ पे दूसरी थी? सर डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे जो आप पढ़ते हैं, हर जगह पे, हर बुक में, हर जगह पे वही होती है। बीमारी तो आप देखें ना, कोई भी है पूरी दुनिया में, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब थोड़ी कुछ। सी डिफरेंट। चीन वो मुल्क है जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट इंसिडेंस है जिसके अंदर डायबिटीज़ है, चाइना और इंडिया, यानी उन मुल्कों में शामिल है। हालांकि हम ये तसव्वुर करते हैं कि शायद मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी वजह पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ की ह्यूज पॉपुलेशन है। उस मुल्क की जितने, यानी इंडिया और चाइना दुनिया के बहुत बड़े मुल्क हैं,
तो जिसके आबादी के हवाले से इसी तरह जैसे ना कि वो जुबान चाइनीज जुबान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जुबान अगर एक छोटा मोनाको कंट्री होगा तो वहाँ उसकी आबादी तो उस हिसाब से इंसिडेंसी वही होगा। तो इसी तरह शायद पाकिस्तान की भी जो आबादी ज़्यादा है 20-22 करोड़ के करीब है। तो अब ये लेकिन बात प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी 20 करोड़ आबादी है तो अगर 26% को भी अगर मान लिया जाए, अगर टू बी ऑन द सेफ साइड 20% भी लगा लिया जाए तो हर 5वें बंदे को, या आप समझते हैं कि हर 4 करोड़ आदमी को डायबिटीज़ है। और इससे जो बुरी चीज़ ये है, इससे जो खौफनाक चीज़ वो ये है कि इतने 50% ऐसे लोग हैं, मसल अगर आप पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 करोड़ को डायबिटीज़ है तो 2.5 करोड़ ऐसे जिनको डायबिटीज़ उनको पता नहीं है। बिल्कुल तो अननोन डायबिटिक्स हैं, तो और भी खतरनाक, वो और भी खतरनाक है। और फिर ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं, जो उस कैंप में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके अंदर डायबिटीज़ का होने का पोटेंशियल है लेकिन उस कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये वो जो लोग हैं जिसको प्री डायबिटिक्स कहते हैं, दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर डायबिटीज़। और ये वो एरिया है जहाँ हमें फोकस करना चाहिए कि हम बात करते थे कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जो किस्मत में लिख दी गई है, आपको होनी तो हो जाएगी। अब वो कहते हैं नहीं, जैसे आपने डेंगू को प्रिवेंट किया तो आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम चलते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, तो वो कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम को इनिशिएट करने की ज़रूरत है ताकि इस डायबिटीज़ को हम रोक सकते हैं। इस वबा है, ये बिल्कुल वबा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? ओबेसिटी, जो वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा बहुत है। अमेरिका के अंदर 33% पॉपुलेशन जो है, हर तीसरा बंदा मोटापे का शिकार, वो 20 है। पाकिस्तान की भी मेरे ख्याल से 25-30% के करीब मेरा ख्याल है, इस तरह है। और इसको इसीलिए हम इसको डायबिटीज़ को दूसरा नाम कहते हैं, डायबिसिटी कहते हैं। ओबेसिटी का उधर से लेकर डायबिसिटी। सर मेरा एक सवाल है, हमें एक ईमेल आई थी, ये साहब ने हमें सवाल किया था, मैं सवाल आपसे पढ़ती हूँ, आप मुझे उसका जवाब दें। वो कहते हैं कि मुझे गुज़िश्ता 6 साल से डायबिटीज़ है और मैं इंसुलिन 70-30 के साथ साथ ग्लूकोफेज की गोलियाँ 500 mg 3 मरतबा ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे एक अजीज़ ने मशवरा दिया है कि इससे आपके गुर्दों को नुकसान पहुँच सकता है, क्या ये वाकई गुर्दों को नुकसान पहुँचाती है? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे जवाब दें। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं, जो ग्लूकोफेज के बारे में। ग्लूकोफेज का जो असल केमिकल नाम है वो मेटफॉर्मिन है। दुनिया में आपको भी पता है कि जब भी कोई भी इलाज की बात होती है कि हम डायबिटीज़ को इलाज करने लगते हैं तो वो 2 फ़िक्रे या 3 फ़िक्रे यूज़ करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी डाइट भी आती है, आपकी एक्सरसाइज आती है। डाइट एंड एक्सरसाइज, इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं, प्लस मेटफॉर्मिन। यानी कोई भी बंदा जिसको डायबिटीज़ है और मेटफॉर्मिन के बगैर उसका इलाज होना नामुमकिन है। अच्छा। तो ये दिस इज़ बेसिकली फाउंडेशन है। और हमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिस पेशेंट को हम ऐसे होते हैं जो इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको उनको ग्लूकोफेज सूट नहीं करती, तो हम फंस जाते हैं कि इसको क्या दें अब इसको, उस पर ना कोई और दवा भी असर पूरी तरह नहीं करती, प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये करती क्या है बेसिकली, अगर हम इस बात को समझ लें, आखिर इसके अंदर क्या वो जादू की ये पुड़िया है कि ये जिसको वो ये करती है, ये बेसिकली ये करती है कि आपके लिवर पे एक्ट करती है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट की जो लिवर रहता है वो एक्सेस ग्लूकोज बना रहा होता है, तो उसके अंदर ग्लूकोज आपका हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट ज़्यादा होता है, तो ये उस आउटपुट को रोकती है। और पेरिफेरल टिश्यू पे यानी मसल्स के लेवल पे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी आपकी इंसुलिन जो भी अल्लाह की तरफ से बन रही है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। यानी इसके 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपके वेट लॉस करती है। एक डायबिटिक पेशेंट को क्या चाहिए होता है, अगर उसका वज़न कम हो, जिसकी शुगर बेहतर हो जाएगी, तो एक तो ग्लूकोज को भी कंट्रोल किया, वज़न को भी कम किया, तो एक बहुत बड़े हमें फ़ायदे हासिल है। और हार्ट पे अच्छे इफेक्ट आते हैं। ये बड़ी अच्छी सेफ़ दवाई है। और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल आपसे मैं थोड़ा सा उसी में बताना चाहूँगा कि इसको जो इतनी सेफ़ दवाई है कि आप इसको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दे सकते हैं। अच्छा। जो केसेस होते हैं पीसीओ के केसेस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के डिजीज़ के केसेस हैं, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अलॉन्ग विद इंसुलिन या विद हम इसके ट्राइमेस्टर के अंदर कंटिन्यू तो कर सकते हैं। तो ये देखें कि जो चीज़, जो दवा प्रेगनेंसी जैसी स्टेट के अंदर सेफ है तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का आप असेस कर सकते हैं। अच्छा, ये गलत फहमी कैसे ये पैदा होती है, जैसे ये वाली कि किडनी पे ये इफेक्ट करती है।
ऐसे हुआ होता है कि जब मेटफॉर्मिन का एक दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों को GI अपसेट, यानी थोड़ा सा कुछ लोगों को नौजिया होता है, कुछ लोग वॉमिटिंग होती है, कुछ लोग डायरिया होता है। लेकिन हम कहते हैं इसको थोड़ी डोज से शुरू करें। अगर 500 मिलीग्राम ले रहे हैं तो उसको 250 मिलीग्राम से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते चले जाएँ और उसको अप टाइट्रेट करते जाएँ। होता ये कि जब आप किडनी किसी के ख़राब हो गए, मसले एक बंदे का किडनी फंक्शन है, नॉर्मली एक किडनीज़ को 60 सीसी या 60 ml पर मिनट के रेट से फ़िल्टर करना चाहिए। यानी गुर्दों को खून से जो गुजरे तो उनको कम से कम 1 मिनट के अंदर 60 सीसी ब्लड उनको फ़िल्टर करना चाहिए या उनको साफ़ करना चाहिए। तो जब जिसको हम कहते हैं कि ये EGFR का नाम देते हैं, EGFR एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 से अबव होता है। तो जिन लोगों का ये 30 से नीचे हो, यानी आलमोस्ट 50% आपका, तो उन लोगों में हमने इसको नहीं देते। लेकिन जिसका 30 से ऊपर, जिसका 45 EGFR है या 60 है, उसमें हम दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं। तो लोगों ने ये समझा कि ये गुर्दों को ख़राब करती है। हालांकि इसके साथ एक रेयर कॉम्प्लिकेशन जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। यानी आप समझे कि 1 लाख में से 1 या 2 बंदे को होगी, लेकिन फिर भी बहरहाल चांसेस देयर। तो आप उसको इसका यूज़ लिमिटेड कर देते हैं कि आप जो है कि किडनी के जिनके फंक्शन कम हो रहे हैं उनको ये आप ग्लूकोफेज नहीं देते। हालांकि ये गुर्दों को कुछ नहीं कह रही होती। अच्छा, ये होता ही है कि हम असल मुजरिम को, असल मुलजिम को बरी कर रहे हैं कि तुम तो बरी हो। असल मुलजिम क्या है? डायबिटीज़। कि आपकी पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, वो गोलियां खा रहा होता है और बहुत सारी और चीज़ें ले रहा होता है, तो अल्टीमेटली उसको पता चलता है उसके किडनी काम नहीं करते। वो कहते हैं ये मैंने ग्लूकोफेज ली थी तो मेरे गुर्दे खराब हो गए। तो हमने उसको बरी कर दिया, बरी उज़्मा करार दे दिया और इस गोली पे इल्ज़ाम धर दिया। तो ये गोली बहुत सेफ़ है, लेकिन जब आपके गुर्दों के अफ़ाल मुतासर हों, कम हो, तो इस गोली की जो डोज़ है उसको हम कम कर सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू ना करें। अभी अगर आप बिल्कुल गुर्दे फंक्शन ठीक जा रहे हैं, गुर्दों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन अगर गुर्दे ख़राब, ये दोनों फ़र्क है कि गुर्दों को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन गुर्दों के अफ़ाल अगर ख़राब हों तो इसकी डोज़ को कम कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से। तो डॉक्टर साहब, ये तो कोई भी और भी गोली ले रहे हो, कोई और भी इंसुलिन भी ले रहे हो, और अगर गुर्दे ख़राब हो जाए तो उसका भी डोज कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इंसुलिन। अच्छा, एक जो हमारी जो इंसुलिन जो बनती है हमारे, या हम बाहर से देते हैं, तो इसका जो कैटाबॉलिज्म है, यानी इसको जो डिग्रेडेशन है, यानी इसको जो टूट फूट का अमल है, वो किडनीज़ के अंदर होता है। जो किडनी हैं वो अगर किसी के ख़राब हैं तो इसका मतलब टूट फूट नहीं होगी। तो अगर आपने कोई किसी को 20 यूनिट इंसुलिन के दिए हैं तो वो 20 यूनिट घूमते फिरते रहेंगे उसी सर्कुलेशन में, तो उस बंदे की शुगर लो होने का ख़तरा होता है। तो बाज़ औक़ात बड़े पेशेंट बड़े खुश होते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब मेरी शुगर ख़त्म हो गई है, तो अब मैं इंसुलिन लेता, मैंने इंसुलिन भी बंद कर दी, मैंने गोलियाँ भी बंद कर दी। मैंने कहा बैड न्यूज़, इट्स बैड न्यूज़, बिकॉज योर क्रेटिनिन हैज़ गॉन अप, प्रॉब्ली योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग अप टू द मार्क। हम उसको कहते हैं कि आप अपना जो अपने किडनी के टेस्ट है वो आप करवाएं, ताकि हमें पता चले कि आपका कोई मसला तो नहीं है। तो इसको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये जैसे आप बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, तो ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इस डायबिटीज़ के ख़राब होने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हो जाती है। जैसे न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है एंड आपकी नेफ्रोपैथी है। ये तीनों माइक्रोवेस्कुलर, क्योंकि माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हैं, यानी छोटी वेसल्स की डिजीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। और एक अच्छी बात क्या है इसमें, तो यूकेपीडीएस ट्रायल में ये साबित हुआ कि अगर आप शुगर अच्छा कंट्रोल करते हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं को होता है। आपकी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन दे गेट बेटर, यू प्रिवेंट दैम, रादर यू प्रिवेंट दैम। और इवन आप अच्छा कंट्रोल शुरू से कर लो, इवन साल हर साल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें मैक्रोवेस्कुलर में नहीं मिलती, हार्ट डिजीज़ में ये नहीं मिलता। अगर शुगर अच्छी भी कंट्रोल करो, स्टिल यू कैन हैव द हार्ट डिजीज़। उसमें मल्टीफैक्टोरियल है, उसमें हम कभी बात करेंगे वो क्यों ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर सादिया, ये जो इसमें सवाल थे जी सारे एड्रेस हो गए या कोई रह गया? जी सर, मेरे सवाल तो बस गुर्दों के बारे में था। और सर दूसरा एक मुझे सवाल पूछना था कि दिल पे हमारे क्या इस असरात होते हैं। एक नॉर्मल बंदा है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, उसका दिल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन उसको शुगर हो गई है और वो अपनी शुगर भी कंट्रोल नहीं कर रहे बाकायदगी से, उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं डॉक्टर से ले रहे, तो फिर उनके दिल पे क्या असरात पड़ेंगे?
दिल पे असरात जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर देखें, जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो हार्ट डिजीज़ ही होती है। सर कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक होता है। हाँ, उसमें होता ये कि साइंस ने साबित किया कि जब किसी बंदे को डायबिटीज़ होती है तो उन्होंने उसके जो ऑटोप्सी की, कभी उनकी किसी की डेथ होगी, तो अभी डायबिटीज़ आज हुई है लेकिन स्टिल उनके वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स दिखे गए। तो यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की यानी उसकी हार्ट डिजीज़ होने की बुनियाद इवन डायबिटीज़ होने से पहले प्री डायबिटिक स्टेज, बॉर्डर लाइन स्टेज पे भी शुरू हो जाती है। तो जो अगर अब इससे तसव्वुर करें कि अभी बीमारी पूरी तरह हुई नहीं है लेकिन उसकी बुनियाद वहाँ रख दी गई है, तो उस बुनियाद पे बिल्डिंग तभी अच्छी तेज़ी से बनेगी अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो जो शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो हमारे कुछ सिस्टम में ऐसी चेंजेस आती हैं, ऐसे केमिकल्स ज़्यादा बनते हैं जो खून की नालियों की तंगी करते हैं, जो लिपिड्स को डिपॉजिट करवाते हैं, प्लाक्स बन जाते हैं, खून की नालियाँ तंग होती जाती हैं, तो साथ उसके साथ हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। और इस पे जो क्योंकि नॉर्मल जो डायबिटिक पेशेंट उसको आम आदमी की निस्बत हम 2 से 3 गुना हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ को ये कॉर्नरी डिजीज़ इक्विवेलेंट भी कहते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, अगर उसको हार्ट डिजीज़ नहीं भी है तो आप उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे आप हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इससे कॉर्नरी डिजीज़ इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर हम पल्ला करार दे दिया गया है कि डायबिटीज़ का होना और हार्ट डिजीज़ का होना बराबर हैं। तो इसकी बुनियाद वहाँ से रख दी जाती है। तो इसको इसकी अब ये है कि इसको आखिर हमें रोकना कैसे, आखिर इसको रोका भी जा सकता है कि रोका नहीं जा सकता, तो इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन इस पे जो सोने पे जो सुहागा बात होती है वो ये होती है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज़ भी होती है और सिगरेट भी पी रहे होते हैं। तो जो सिगरेट पीते हैं, इफ़ समवन इज स्मोकर एंड इज डायबिटिक एज वेल, उनको हार्ट डिजीज़ का ख़तरा 600% यानी 6 टाइम्स। ठीक है, तो मैं तो ये पेशेंट को कहता हूँ कि आप इसको हम कहते हैं जो है सुसाइड कर रहे हैं और बल्कि किस्तों में कर रहे हैं। ठीक है, किस्तों में। तो इसके अंदर क्योंकि और कभी वो इसके मिसाल ऐसे तो कि अगर कोई बंदा है उसको कहेंगे आप इस कमरे से गुजरेंगे तो आपको 100% चांस आपको बुखार, डेंगू बुखार हो जाएगा। मैंने कहा आप तो 10 मील दूर से उस कमरे से भी गुजरेंगे। तो ये देखें, ये आप वो काम कर रहे हैं कि जिसके करने से 600% हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा है। इसमें आम तौर पे जो लोग जो लॉट इफेक्ट करती है वो यंग पेशेंट्स हैं। अच्छा। यंग बंदे हैं। आप कभी भी CCU में चले जाएं, ICU में चले जाएं, तो वो लोग वहाँ जो 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, दे द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो उस वक्त वो काम करना चाह रहे होते, ज़िंदगी के अंदर बढ़ना चाह रहे हैं, सिगरेटें पी रहे, शुगर हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई। तो और ये एक बड़ा इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंपेन चलाने की ज़रूरत है कि स्मोकिंग के ख़िलाफ़। अभी हमने कैंसर की बात नहीं की जो इसके साथ एसोसिएटेड है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके साथ इस हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल इतनी अच्छी अद्वियात आ गई हैं डायबिटीज़ की जो हार्ट डिजीज़ को भी अच्छा इफेक्ट, हार्ट डिजीज़ पे भी अच्छे इफेक्ट डालती हैं। ये ऐसे है ना, वो जिस तरह नारा है ना, रोक सको तो रोक लो, तो ये है वो चीज़, सिगरेट स्मोकिंग और डायबिटीज़ को रोकने की ज़रूरत है। रोकने की ज़रूरत है। अगर इनको रोकेंगे, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करेंगे तो फिर असल तब्दीली है। बिल्कुल है सर, कौम को भी फ़ायदा तभी होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बात हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी ग्लूकोफेज की बात कर रहे थे, मेटफॉर्मिन की बात कर रहे थे। मेटफॉर्मिन जो है वो आपने उसके बड़े सारे फ़ायदे भी बताए, और ये जो डायबिटिक्स होते हैं अगर इनके खून में चर्बी का तनासुब ज़्यादा हो तो आप लोग देते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, और कई जगहों पे सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स ही बहुत बड़े होते हैं, वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं, उसमें भी आप कुछ और दवाइयाँ देते हैं। तो ये मेटफॉर्मिन भी कोई रोल प्ले करती है इसमें? मेटफॉर्मिन का सच डायरेक्ट रोल लिपिड्स पे तो नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो लिपिड्स पे अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं। लेकिन लिपिड का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है ना वो आपके वेट के साथ एसोसिएटेड है, और आप स्टैटिन यूज़ के साथ उस पर मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। जो अगर आप स्टैटिन के ख़िलाफ़, हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि लोग नेगेटिविटी का शिकार हैं कि लोग कहते हैं जी स्टैटिन ना लो, उससे बड़े नुकसान हैं। एक सोशल मीडिया पे एक जो हमारा जो गूगल डॉक्टर है, ये इसने बड़ा परेशान किया हुआ है, और उसके बाद एक व्हाट्सएप डॉक्टर है, उसने बड़ा परेशान किया। वो काफ़ी उनके पास नुस्खे भी हैं
काफ़ी इलाज भी हैं उनके पास, मुस्तनद नहीं है, मुजर्रब नहीं तो विदाउट, अगर कोई भी बंदा जिसका जो दिल करता है, आज़ादी है ना, तो आप पोस्ट कर दें, उसके बाद उसी ऑथेंटिसिटी बाद में जज होती है ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। तो इसके ये एक बड़ा स्टेटमेंट खिलाफ कंपेन चली जी, ये तो अब ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ छोड़ दो, फलां छोड़ दो। अभी लास्ट इस साल मार्च में हम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन में हम जो एक सिम्पोजियम में मैं भी वहाँ पैनलिस्ट था, तो वहाँ बात हुई जब उनसे, उन्होंने यही कहा, हमने ये क्वेश्चन उन्हीं से कहा, उससे एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको एक ही दवाई देनी है, तो मैं उसको स्टैटिन दूंगा, मैं उसको डायबिटीज़ की भी दवाई नहीं दूंगा। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई हैव माय आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, कि मुझे अब ये मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो ये है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस इससे इमेज कर सकते हैं कि आप, क्योंकि हमने जब ये बात की कि डायबिटीज़ वो हार्ट डिजीज़ है के बराबर है, इक्विवेलेंट उसके है, तो उसको फिर आपने उसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब एक गाना भी याद आ गया और दो बातें भी याद आ गई। एक गाना तो ये है कि पता नहीं कुछ इस तरह है जिसमें वो कहता है कि लाख चले तू गोरी थम थम के, वो मुझे ऐसी गाना क्यों याद आया कि जब किसी की ब्लड शुगर बड़ी होती है तो खून ऐसे समझ लें जैसे शीरे की तरह बना होता है, तो वैसी सर्कुलेशन कुछ स्लो हुई होती है। तो दूसरी तरफ अगर उसके खून में चर्बी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो फिर तो वो जैसे नहीं, ये ड्रेन हमारी गार्ड जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, वो ड्रेन जिस तरह लुथड़ा जाता है अगर घी वाले खाने और ये ऑयल वाले खाने का, तो मुझे तो ऐसी समझ आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इसमें हमने एक प्रोग्राम में बात भी की थी कि मेरा ख्याल है कि हम जो एशियंस ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो कुकिंग स्टाइल है वो हमारा इसका मेन वजह है। आपको पता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं जी आप जो मर्द हजरात हैं वो घर में खाना ही नहीं खाएंगे जब तक वो खाना मज़े का नहीं बना होगा, खाने पे इतनी बड़ी ऑयल की लेयर नहीं होगी, शोरबा बनेगा तो इतना बड़ा होना चाहिए, पाए बनेंगे तो इतनी बड़ी लेयर होगी। तो कोई जो कॉन्सेप्ट है ना हंडिया को भूनने वाला, तो बेसिकली अगर इस पर गौर करेंगे तलना होता है, उसको फ्राई कर रहे होते हैं। आप गोश्त को भी तल रहे होते हैं और हम उसको भी, सब्जियों को भी तल रहे होते हैं, दाल बेचारी बच जाती है उस पर तड़का लगा देते हैं। तो हमने उसको निकाला नहीं है। तो हम जो खाना खा रहे थे, मेरा अंदाज़ा है कि एक जो खाने सालन की जो नॉर्मल साइज़ की जो प्लेट है वो 1000 कैलोरी से 1500 कैलोरी के दरमियान है। तो यही एक वजह है कि हम लोगों के अंदर दो प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक तो वेट का प्रॉब्लम आता है खाना हम खाते हैं, और दूसरा हमारे अंदर एसिडिटी का जो स्टमक है, क्योंकि जो फैटी फूड होगी वो आपके जो स्टमक की मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट करती है, एब्जॉर्प्शन जो इसलिए, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे, आप पाकिस्तान के अंदर आप अगर आप सर्वे करें में 90% पॉपुलेशन को मैदे के प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई आपने। सर आज खैर है आपको सारी पुरानी बातें गाने वो कहते थे अम्मा तल्लू में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, वो तलने की बात नहीं, वो बच्चों को सेहतमंद बनाना है ना, बड़ों को सेहतमंद। बड़े तो बचपन पे भी देखें डॉक्टर साहब, दाग बेल तो पड़ सकती है अगर बच्चे छोटे हैं और आप उनको ऑयली फूड खिला रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ पे लाहौर के कल्चर में और गुजरावाला के कल्चर में तो बहुत पसंद किया जाता है कि निहारी हो, पाए हो और ऐसी बीफ हो। लेकिन आप देखिए बच्चे आजकल निहारी पाए नहीं खा रहे, नहीं वो नहीं खा रहे, वो फास्ट फूड खा रहे हैं। अगर आप देखें ये जो स्कूल लेवल पे ना हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है। अब बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ रही है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो टाइप 2 हैं, डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ हो गई है 16 साल की उम्र में, मोटापे। मैं कहते कोई गेम करते हो, कहते जी वो मोबाइल पे करता हूँ, 2-3 घंटे मोबाइल पे 2-3 घंटे खेलता हूँ मैं, एक्सपर्ट विद थम्स। हाँ, और वो उसके बाद एक दिन मेरा इत्तेफाक हुआ अभी 2 हफ्ते पहले मैकडोनल्ड पे जाने, वो इतना रश था, इतना रश था, आपने कहा शायद मुफ्त दे रहे तो लेकिन आप सोचिए कि वो एक जो आप बर्गर हम ले रहे हैं कोई भी बड़ा सा, वो उसके अंदर 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज का है, और बच्चे वो शौक से खा रहे। फिर आइसक्रीम है, फिर अप साइज सोडा है, तो वो उसके साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो क्या होने वाले हैं। पहले लोग इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम था, अब ये हमारे अंदर ये मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है बहुत, बच्चों को स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पे
कि हेल्दी ईटिंग क्या है, हेल्दी ईटिंग नहीं है। और आपको ये भी बताऊं कि जो बाकी जो बचा है ना, जैसे वो कहते हैं बाकी जो बचा था काले मोर चोर ले गए, एक तो खाने ऐसे खा लिए, एक्सरसाइज ना की, ऊपर से सर लोग जो है दूसरों के सीने पे मूंग भी दलते हैं, यानी ऐसी बात कहते हैं कि जो तलने से कोई चीज़ रह जाती है वो सीने पे तल देते हैं, उससे स्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एग्जाइटी हो जाती है, उससे भी तो सर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेस का क्या इसमें रोल है? स्ट्रेस का तो बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए स्ट्रेस तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आप किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, कुछ पहले ना ख्याल था, कुछ इनिशियली पीपल वर थिंकिंग कि जी ये शुगर जो होती है डायबिटीज़ ये टेंशन से होती है, हालांकि टेंशन से नहीं होती, यू नो द रीज़न जी, तो उसकी क्या है। तो उसमें अगर किसी को लेकिन डायबिटीज़ हो गई है तो उसकी डायबिटीज़ ख़राब ज़रूर हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइको सोशल जो काउंसलिंग है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में नॉन एग्जिस्टेंट है ये चीज़, स्ट्रेस पे हम जोर नहीं देते। अच्छा, फिर उसमें डायबिटिक पेशेंट है उनमें 50% पॉपुलेशन को वैसे ही डिप्रेशन होता है। तो हम एक बड़ा क्वेश्चन जो पेशेंट डॉक्टर भी अक्सर कर रहे थे, तेन कादी टेंशन है, ठीक है, हालांकि इट्स आउट ऑफ ब्लू, एंडोजिनस डिप्रेशन, तेन कादी टेंशन है। अब कादी का तो जवाब तो नहीं है ना 50%, वो तो अगर आप साइकोथेरेपिस्ट हो तो पूछे फिर पूछे ना। तो अब उसकी वो कहते जो कोई, हालांकि ये इससे ख़राब होती है। आप स्ट्रेस में जाते हैं, कोई पेशेंट स्ट्रेस में जाता है, अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि तुम स्ट्रेस में बैठे हो, तुम्हारा शुगर लेवल 100 मिलीग्राम है, स्ट्रेस आ गया तो 300 पे शिफ्ट कर जाए, तो इससे अच्छा नहीं था कि पेप्सी की बोतल पी लेते। स्ट्रेस तो को मज़ा तो आता, तो ये लज्जत बेलज्जत ये गुनाह बेलज्जत करने का क्या फ़ायदा, जिसमें कोई मज़ा भी नहीं है, शुगर भी बढ़ा ली। और इस एक बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे आती है वो फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स, यानी फीमेल्स आर ए प्रॉब्लम। नहीं, मुझे मैंने घर भी जाना है नहीं, क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है? फीमेल आर नॉट प्रॉब्लम, अच्छा, लेकिन बेचारियों को प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं। देखिए दे आर मोर डायबिटिक, क्लियर हो गया, ठीक है ना, वो डायबिटिक ज़्यादा होती हैं, उनका वज़न मेजॉरिटी का ज़्यादा होता है, ठीक है, और उस जोड़ों के प्रॉब्लम उनको होते हैं। डॉक्टर सादी यू लकी यू डोंट हैव दैट ओवरवेट प्रॉब्लम। हाँ, तो जो है जोड़ों के प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है। हम डॉक्टर कहते हैं वॉक करें, वो वॉक नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये है कि वो बेचारी क्या करें, उनके फिर उनको क्या है कि सारे जहाँ के दर्द उनके सीने में है, तो सबके दर्द है, बेटे को देखना, बेटी को देखना, बहू आ गई है तो उस पर कुछ और कड़ी नज़र रखनी है, शौहर पे बड़ी कड़ी नज़र रखनी है, शौहर पे सेटेलाइट तो हर खबर पे नज़र तो हर चीज़ पे नज़र भी रखनी है। फिर वो स्ट्रेस इस किस्म के विशियस साइकिल में चली जाती हैं कि उनका शुगर लेवल बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है एक वक्त। तो डॉक्टर साहब ये जब कोई स्ट्रेस में होता है तो उसकी एड्रेनलिन हाई हो सकती है, कॉर्टिसोल हाई हो सकती है। जी, जो सारे जो देखें ना, हमें जो अल्लाह ताला ने एक अंदर इंडोजिनस से डिफेंस सिस्टम भी दिया हुआ है किसी भी चीज़ का मुकाबला करने के लिए, जिसको फ़ाइट फ्लाइट भी हम कहते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में जाते हैं, हमारे हार्मोन जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्मोन जो हमारा ग्लूकोज बढ़ाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, एड्रिनल्स, नॉन एड्रिनलिन्स, कॉर्टिसोल्स, ये सारे। तो ये हार्मोन एक किस्म की सर्ज आती है बॉडी के अंदर, तो ये ग्लूकोज को भी बढ़ा दे, क्योंकि बॉडी को तो नहीं पता, ये तो वैसे ही बेचारा परेशान है, बहू की वजह से परेशान है, तो लेकिन बॉडी समझते हैं शायद कोई बाहर कोई भेड़िया या इस तरह की कोई चीज़ आ गई, उनको यही नज़र आ रहा है, देखते हैं उनको भेड़िया नज़र आते तो वो वाला, क्योंकि इंसान की जो जिबिल्लत है, जो उसके वो हमारी जो सदियों से हमारे यही है ना कि हमें जब इंसान जंगलों में गारों में रहता था तो उसने बड़े बड़ी अफरीतों का मुकाबला करना होता था, तो उसके लिए इसको इसका एड्रेनलिन की ज़रूरत होती थी, या तो मार के कुछ खाता था, हाँ, या खुद लुकमा बन जाता था। तो वो हमारे हार्मोन तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो अफरीतें बदल गई हैं, वो नहीं है उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से हमें ऑब्वियसली कि हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है। काफ़ी क्लैरिटी होगी मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में आपकी डॉक्टर सादिया। जी सर, काफ़ी अब मैं ज़रा एक टेक्निकल सा सवाल कर लूँ। जी जी श्योर। जी नाजरीन, एक वो भी बड़ा टेक्निकल था सवाल, वो भी बहुत था। उन्होंने तो आगाज़ किया कि डायबिटीज़ होती क्या है, इस मर्ज़ की दवा क्या है। ये जी राशिद महमूद साहब हैं रावलपिंडी से, ये कहते हैं डॉक्टर साहब के वज़न इनका है 90 kg, अच्छा, हाइट है 5 फुट 8 इंच,
और 4 साल से ये डायबिटिक डायग्नोज्ड हैं। HbA1c इनकी 8 से कुछ ज़्यादा है और ओरल टैबलेट्स बड़ी खा ली है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कंट्रोल शुगर नहीं हो रही। और फिर जनाब इन्होंने कहीं से सुना है कि कोई ऐसा जादू का टीका आ गया है, अच्छा, जो एक दफ़ा लगाएं सारा हफ्ता शुगर बिल्कुल ठीक, वज़न भी ठीक। तो कहते हैं कि मुझे बताएं कि कुछ ऐसा मुमकिन है। और इंसुलिन के मुतालिक बहुत से डॉक्टर्स इनको कह चुके हैं लगाने को, पर इनको किसी ने बाबा ने बता दिया, सन्यासी बाबा ने, कि इंसुलिन बड़ी ख़तरनाक है। इंसुलिन से बिदकते हैं, वज़न इनका ज़्यादा है, वज़न के मसाइल भी हैं और साथ में ये कहते हैं कि रोज़ रोज़ मुझे टीका भी ना लगे। क्या देखिए बहुत सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उन मुल्कों के अंदर शामिल है जहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज, जैसे गांव में कोई बात हो तो ऐसे फैलती है, तो अब दुनिया में हर जंगल में आग की तरह, जंगल में आग की तरह। तो अब ये है कि हम किसी जैसे ये गोलियां खा रहे हैं और ये अच्छा, गोलियों के साथ एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है। अगर आपका शुगर नहीं कंट्रोल, आप गोलियां खाते हैं, गोलियां बदलते रहते हैं कोई, लेकिन शुगर नहीं कंट्रोल, आप फिर भी चेंज नहीं करना चाहते, इनर्शिया आ जाता है। अच्छा, अब जब इंजेक्शन की बात करते हैं, डॉक्टर्स ने इनको कहा कि इंसुलिन पे चले जाएं। इंसुलिन बहुत अच्छी दवा है, आपका जो A1C है वो काफ़ी हद तक नीचे लेके आ सकती है, लेकिन इंसुलिन के साथ एक दो इश्यूज़ हैं, वो आपको भी पता है, डॉक्टर साहब की पता है कि इससे एक तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस ज़्यादा होते हैं, शुगर लो हो सकती है, दूसरा इससे वेट गेन का इश्यूज़ होते हैं अगर आप इसको मिस हैंडल करते हैं, इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। तो ये दो, हम एक अच्छा कंट्रोल दो चीज़ों की कीमत पे ख़रीदते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन की। ये हमें दो इस चीज़ों की कीमत पे करना पड़ती है। इसको ओवरकम करने के लिए दुनिया में एक रिसर्च थी, तो एक ऐसे हार्मोन्स की हुई, उसकी इजाद हुई जो बेसिकली एक लिजर्ड के अंदर पाया जाता था, जिसको जेला मॉन्स्टर है, अमेज़ॉन्स के जंगलों के अंदर एक लिजर्ड पाई जाती है, which is supposed to be the one of the poisonous lizard in the world। तो उसको द साइंटिस्ट उन्होंने इसको स्टडी किया लिजर्ड को, उन्होंने कहा इसके अंदर क्या है, इसका खूबी, उसकी एक बड़ी खूबी है, खूबी समझ लें, जो उसकी हैबिट है, जो उसको स्टडी किया गया कि साल में वो 2 या 3 दफ़ा खाना खाती है और फिर वो सो जाती है डॉर्मेंट स्टेज में। अच्छा। तो उसके अंदर, और उन्होंने देखा है इसके अंदर ये कैसे जिंदा रहती है। अगर एक जानदार साल में 2 या 3 दफ़ा खाना खाए और पूरा 3-4 महीने गुजार दे क्वार्टर, उसकी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या तो उसके क्या, उन्होंने जब उसको देखा कि उसके जो स्लाइवा को चेक किया गया तो उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन था जो जिसके अंदर हार्मोन की वजह से उसको उसका जो खाना जो खाते उसको भूख कम लगती थी। अच्छा। वो सेंट्रली एक्टिंग स्टाइटी सेंटर पे एक्ट करता था ब्रेन के। दूसरा कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो करता, जो खाना खा लिया उसको स्लो अब्जॉर्ब करता था। अच्छा। ठीक है, और उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता था। तो जब ये इसको स्टडी किया गया तो वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट हु वाज सिटिंग इन दैट कॉन्फ्रेंस वेयर दिस प्रेजेंटेशन वाज बीइंग प्रेजेंटेड, तो उसने कहा दिस कुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। द पर्सन वाज वेरी स्मार्ट इनफ एंड शार्प इनफ, आउट ऑफ द बॉक्स। उसने कहा कि वो सारे लोग तो बायोलॉजिस्ट वो बात कर रहे हो, वो ये चाहिए ये उसने कहा ये क्यों नहीं इसका। जब उन्होंने ह्यूमन के अंदर ये किया गया, ह्यूमन के सलाइवा के अंदर भी ये चीज़ होती है, ह्यूमंस के अंदर भी ये हार्मोन, इंसान भी कुंजीला मॉन्स्टर से कम नहीं है, जहर में शायद ज़्यादा ही है। तो उसमें तो उसके जो हार्मोन्स उन्होंने इसको भी आइसोलेट किया कि ये क्या है, क्या बेसिकली ये हार्मोन्स होता है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है, कि जब इंसान हम खाना खाते हैं, हमारा खाना स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन पे, जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो जो कुछ न्यूरो सिग्नल्स हैं वो हमारे सिग्नल्स उसको चले जाते हैं पेंक्रियास को। तो पेंक्रियास में 2 किस्म के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। तो जो अल्फा बीटा सेल को वो तो कहता है इंसुलिन बनाओ, वो सिग्नल कहते हैं कि खाना आ रहा है और खाने से ग्लूकोज बढ़ेगी, तो इसका मतलब अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन बना रहे होते हैं, शुगर बढ़ाने वाला हार्मोन, उसको तुम आराम से बैठ जाओ, इंसुलिन वालों को कहते हैं तुम काम करो।
So there is a glucagon suppression, there is insulin stimulation. Exactly. So under the influence of this, we call these hormones which are produced by the intestines, that's what we call incretins. Intestines, incretins कहते हैं इनको, incretins. तो ये हार्मोन जो है ना ये बनते हैं और साथ ही जो है ना आपको सिग्नल मिल जाते हैं, यानी आप खाना उसके साथ इंसुलिन बन जाती है, ग्लूकोगोन नीचे चला जाता है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ये हमारे तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये हार्मोन कम बन रहे होते हैं, लेकिन इंक्रेटिन कम बन रहे होते हैं। एक तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि इंसुलिन नहीं मिलती, खाना खाते हैं इंसुलिन ही नहीं आती, उसको उल्टा नुकसान क्या होता है, ग्लूकोगोन ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्फा सेल ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो हमें तो शुगर कम करनी थी, वो तो अल्फा बढ़ती जाती है। ग्लूकोगोन क्या करता है कि लिवर से ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज करता है, आपके जिगर ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है और वो तो हमें चाहिए नहीं होता, तो अनवांटेड किस्म का जो मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको हम डोज बाहर से इंक्रेटिन देते हैं इंजेक्शन की सूरत में, और वो उसको हम कहते हैं सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज है, बहुत हैवी डोज होती है। जो फिर उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी इंटेस्टाइन मोटिलिटी कम होती है, इंसुलिन ज़्यादा बनती है, ग्लूकोज सप्रेशन होता है, कम भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका इंजेक्शन फॉर्म में लिया है। तो इनिशियली ये ट्वाइस ए डे इंजेक्शन में था, बायोटा के नाम से था, फिर उन्हें वंस ए डे लेके आए जो लीराग्लूटाइड विक्टोजा के नाम से है, और अब वंस ए वीक लॉन्ग एक्टिंग GLP-1 एगोनिस्ट जिसको कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग। तो ड्यूलाग्लूटाइड उसका बेसिकली फार्मूला है जिसको ट्रूलिसिटी के नाम से अवेलेबल है, और वंस ए वीक है, तो ये हम देते हैं। लेकिन इसके साथ हम जो गोलियों को कंटिन्यू करते हैं, खासतौर पर मेटफॉर्मिन को या दूसरी दवाइयों को डॉक्टर के मशवरे से वो ले सकते हैं गोली। हाँ, वो ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका शुगर अच्छा लेवल कंट्रोल होता है, दूसरा वेट भी कम होता है जो रिक्वायर्ड है, कि अगर मेटफॉर्मिन से भी वेट कम हो रहा है, GLP-1 से भी कम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन अद्वियात के हार्ट पे अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं। अच्छा। ये जो लोग ये लेते हैं उनको हार्ट, उनका ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल होता है, उनका वेट भी नीचे की तरफ आता है, उनके हार्ट पे जो एक ट्रायल हुआ है दुनिया के अंदर विक्टोजा के ऊपर, लीराग्लूटाइड लीडर ट्रायल, उसमें होकर 30% कार्डियक डेथ भी डिक्रीज कम हुई है। तो ये इसके बड़े बेनिफिट, वंडर ड्रग है। तो वंडर ड्रग लग रहा है जैसे मेटफॉर्मिन के बाद ये बहुत बड़ी जो डॉक्टर सादी ने जो बात की कि उन्होंने कहा कि क्या हार्ट पे क्या इफेक्ट आते हैं, तो इसी बैकग्राउंड में बात करते हैं। तो ये मेटफॉर्मिन है या GLP-1 एगोनिस्ट है, इनके पॉजिटिव इफेक्ट है, हार्ट पे अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो ये दवाई वो ले सकते हैं, इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट। अवेलेबल है पाकिस्तान में। प्राइस का इशू है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है ही शुड गो ऑन दैट। प्राइस रेंज महीने की एक हफ्ते वाला जो इंजेक्शन है उसकी क्या होगी? तकरीबन एक हफ्ते का जो खर्चा तकरीबन 3000 रुपये के, एक हफ्ते का 3, फिर 3000 खर्चा के फिर एक हफ्ता इजी गुजर जाता है। जी। अच्छा, इसका डोज कैसे एडजस्ट होता है? इसकी फिक्स डोज है 1.5 मिलीग्राम। अच्छा, वो इसका जो पेन अगर आप हम देखें तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ पढ़ा भी होगा तो इतना यूज़र फ्रेंडली, तो बाजार वो लगता नहीं कि ये इंसुलिन है, इसके वो इसके अंदर इंजेक्शन है। अच्छा। तो ऐसा लगता है शुगर टेस्ट करने वाला कोई ऑपरेटर्स रखा हुआ है, और बड़ा ही उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके डॉक्टर इनको एडवाइस करते हैं तो ही इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट। क्या बताया आपने, कौन सा ग्लूटाइड है ये? ड्यूलाग्लूटाइड। ड्यूलाग्लूटाइड। और ये ट्रूलिसिटी के नाम, ट्रूलिसिटी के नाम। और कौन सी कंपनी लाई है? एलाई लिली है इसका। अच्छा, लिली वाले ले जी। महमूद साहब, राशिद महमूद साहब, ये आपने जो सवाल किया बड़ी डॉक्टर साहब ने डिटेल से इसका जवाब दे दिया। मिस, आज के प्रोग्राम से इजाज़त ले लें? जी सर। डॉक्टर साहब, सर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली हमें डायबिटीज़ के बारे में, स्पेशली GLP-1 जो आपने इंट्रोड्यूस ही करवाया कह लें ऑन एयर। तो आई होप उससे ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आपका डॉक्टर इम्तियाज़ वंस अगेन बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सादिया आपका बहुत शुक्रिया। आप आती रहा करें प्रोग्राम। ओके सर। अब आपने पहुंच जाना करना है प्रोग्राम। जी सर, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप अपने सवालात की बौछाड़ करते रहें। मैं डॉक्टर सादिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रोग्राम में जो आप ये नीचे आ रहे होते हैं कमेंट्स, और जो इनबॉक्स में आपके कमेंट्स आते हैं उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, और आपकी क्वेरीज़ जो हैं उनको डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आंसर करेंगे। और अगरचे आप डॉक्टर साहब को दिखा भी सकते हैं, मगर कई दफ़ा क्लिनिक में इतना रश होता है तो ये ऐसे सवालात जहन में आ रहे होते हैं और फिर आप कहते हैं कि ओहो मैं तो भूल ही गया। तो
ये प्रोग्राम दूसरों को भी बताएं, लिंक भेज दें अपने जितने भी लोग हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि हर 5वें शख्स को या उससे भी ज़्यादा या तो डायबिटीज़ है डायग्नोज या फिर होने का एहतमाल है, चांसेस हैं। तो हमने ये प्रिवेंशन भी करनी है और हमने इसको जिनको है प्रॉब्लम उसको हल भी करना है, ताकि ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर और ये जितनी भी बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड हैं डायबिटीज़ के, उनको भी ठीक किया जाए और अपने लाइफस्टाइल में भी तब्दीली लाई जाए। अल्लाह आपको सेहत दे। प्रोग्राम देखते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।